नमस्कार साथियों, आज हम सब एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ परिचर्चा में शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण विषय वैक्सीनेशन, जो कि आज का सबसे अहम मुद्दा है। और इस वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथक, बहुत सारा अंधविश्वास आ गया है और वो इस वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, जो कि कोविड महामारी के दौरान ये वैक्सीनेशन हमारे लिए एक वरदान है, हमारे जीवन का एक ऐसा अमृत है जिसे पीकर, जिसे लगवा कर हम सब अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और लगवाने के बाद में एक संकल्प ले सकते हैं सभी को इस मुहिम में शामिल करने के लिए। जो लोग इससे अनजान हैं, जो लोग इसके महत्व से अनजान हैं, उन्हें भी बताया जा सकता है इस टीकाकरण का महत्व। पर खासकर ग्रामीण इलाकों में हम सब देख रहे हैं। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतवई से हूँ। अपनी टीम के अन्य सदस्यों श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी, जो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर से हैं, श्री शैलेंद्र कसेरा जी, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल कमला, हायर सेकेंडरी स्कूल नलखेड़ा से हैं। आप सभी के साथ मैं सभी दर्शक साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। चूंकि टीकाकरण एक ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या क्योंकि ये इसमें इतनी भ्रांतियां हैं और इसमें इतने मिथक आ चुके हैं कि लोग इसको लगवाने से, टीका लगवाने से इतना ज्यादा डर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें फीवर आएगा, वो बीमार पड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मन में उनके प्रश्न हैं। तो इन सब के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्री अंशुमान सोनारे जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप जिला टीकाकरण अधिकारी स्वास्थ्य विभाग शहडोल से हैं और आपको 2018 में प्रधानमंत्री अवार्ड 100% टीकाकरण के लिए दिया गया। साथ ही आपको 2019-20 में आपको कलेक्टर महोदय शहडोल के द्वारा भी और 2020-21 के संपूर्ण टीकाकरण के लिए अवार्ड दिया गया। आज के हमारे कार्यक्रम की दूसरी मुख्य वक्ता हैं श्रीमती कल्याणी वाजपेयी जी, जो कि कल्याणी वेलफेयर सोसाइटी शहडोल की अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा 2000 से लगातार इस सोसाइटी के द्वारा महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग, जनहितार्थ कार्य, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान जैसे उद्देश्यों के साथ कार्य किया जाता रहा है। आपने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद शहडोल के साथ नवांकुर संस्था के रूप में वर्ष 2012 से कार्य किया। मैंने मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार 2013 आपको प्रदान किया गया। 2014 एवं 2019 का जिला स्तरीय युवा मंडल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी माननीय सभी सदस्यों का इस कार्यक्रम में मैं अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि टीकाकरण को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथक हमारे बीच में चल रहे हैं, लोगों के बीच में चल रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसा चल रहा है। मैं डॉक्टर अंशुमान जी के समक्ष आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो मरीज कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, वो अब ठीक होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है क्या उन्हें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या उन्हें वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए? जी नमस्कार सभी को। पहले मेरी तरफ से मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे साथ में डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं। आप WHO से रैपिड रेस्पॉन्स टीम मेंबर है हमारे साथ में शहडोल और अनूपपुर जिले के लिए। ये भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारे साथ में लगातार काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपका प्रश्न जैसे है, वैक्सीनेशन करवाना है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी वैक्सीनेशन करवाना है, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। जिस दिन हम डायग्नोसिस हो जाता है पेशेंट का कि वो कोविड पॉजिटिव हुआ है, उसके एग्जैक्टली 84 डेज के बाद में हम उसको कोविड का वैक्सीनेशन देते हैं।
इसमें एक दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि पहला टीका लगाने के बाद में अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ है क्या, तो उस कंडीशन में भी यही है, पहला वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद में थोड़े अंतराल के बाद में वो किसी कारण से कोविड पॉजिटिव हो गया है, तब भी उसको पॉजिटिव होने के बाद से 84 डेज 12 वीक्स का इंतजार करना होगा अपने नेक्स्ट डोज लेने के लिए। आगे। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद सर। अभी जैसे मैडम ने भी कहा है, सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग डरे हैं, लेकिन वास्तव कोरोना से लोग मेरे ख्याल से जितने डरे हैं उससे लोग डरा रहे हैं, अनावश्यक से मैसेज भेज रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग हम देखें तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं, अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी सर एक प्रश्न जो लोगों द्वारा जनता को डराया जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, कि कुछ लोगों का, कुछ नहीं, बहुत कुछ कम लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन से बचना है। साथ ही क्या इसका हमारी फर्टिलिटी पर कोई असर होता है क्या, ऐसा लोगों में डर फैलाया जा रहा है। तो इसके संबंध में कुछ जानकारी आपसे हम प्राप्त करना चाहेंगे। सब एकदम सिंपल, हम आगे चलते इस पॉइंट पे। वैक्सीनेशन किसको करवाना है? 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है, जिसने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी कर ली है, वो हर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए पात्र है। सिर्फ 2 कंडीशन में हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, गर्भवती माता को और हितग्राही अगर हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आया है और उस समय उसको बुखार है, तो इन 2 कंडीशन में हम उनको वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद में फर्टिलिटी पर फर्क पड़ता है क्या? ये सारी भ्रामक चीजें हैं। कुछ लोगों के पास में समय ज्यादा होता है तो ऐसे टॉपिक्स को निकाल लेते हैं ताकि और उनको चर्चा का बिंदु बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है और इससे हमको बचना होगा। ऐसा कोई भी, किसी भी टीके का आज तक ऐसा कोई असर नहीं मिला है हमको देखने के। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ शहडोल जिले में 4 लाख से ऊपर टीके लग चुके हैं और पूरे देश में करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं, तो ऐसा कोई भी स्टडीज या सारी चीजें इस तरह की कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से विशुद्ध अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके वैक्सीनेशन नहीं होता है, बल्कि टारगेट ये होता है कि सब लोग स्वस्थ रहे। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोग वास्तव में फुर्सत में होते हैं, उनका काम होता है, जैसे हम एक शब्द है विघ्न संतोषी, किसी भी अच्छे काम में जब तक वो इनपुट न डाल दे उसको डिस्टर्ब करने का, जब तक हो सकता है उनको चैन या सुकून नहीं मिलता होगा। तो निश्चित रूप से हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे लोगों के जो भ्रामक संदेश है उनको हमारे दर्शक, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक साथी पूरी तरह से नकारे और उनके विरुद्ध जो वास्तविक फैक्ट है उनको पब्लिक तक पहुंचाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी चलें सर। माइक सर का माइक म्यूट लग रहा है। माइक। सर, ऐसा ही एक टॉपिक हमारे आसपास सुनने को मिला था कि मैंने कुछ देखा कि कुछ व्यक्ति जो मास्क नहीं लगा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? कि मैंने वैक्सीन का 1 डोज ले लिया है, अब मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस सत्य में कुछ बता सकते हैं, इसमें कुछ सच्चाई है कि अगर वैक्सीन का डोज ले लिया है, एक मतलब सिंगल या डबल डोज ले ली है, तो उससे मास्क लगाने की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? कोविड से बचने के, वैक्सीनेशन के पहले कोविड से बचने के हमारे पास में 3 ही स्टेप्स होते थे। मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इनफैक्ट वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना। इन तीनों के बाद में हमारे पास में चौथा हथियार है वैक्सीनेशन। तो जब हमारे पास चौथा हथियार आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले के जो 3 हमारे हथियार थे वो अब उनका असर खत्म हो गया है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का नियमित रूप से हमको पालन करना है। वैक्सीनेशन से हमको 95% तक हमको सुरक्षा मिलती है और वैक्सीनेशन के साथ में हम और इन चीज़ों का ये कोविड अनुकूल व्यवहार अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमको 100% हमको सुरक्षा मिलेगी। तो इसका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हमको लगातार मास्क का उपयोग करना होगा
गाइडलाइंस भी अभी इसी तरीके से है और स्टडीज भी इसी तरह से है। आने वाले मतलब लगातार आप जब से कोविड देख रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स और कुछ चीज़ें लगातार इंट्रोड्यूस हो रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। तो इस दौरान हमारे पास ये मास्क का उपयोग करना और ये अभी भी ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट डोज लगाने के बाद में लगभग 14 दिन के बाद में हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है और सेकेंड डोज लगाने के बाद में हमारी जो एंटीबॉडीज़ बनने का प्रतिशत है वो लगभग 95% तक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको किसी भी गाइडलाइन में हमको ये नहीं बताया गया है कि मास्क का उपयोग करना उसके बाद ज़रूरी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। हमको मास्क का उपयोग अनिवार्यता करना है। थैंक यू सर। सर आपने बताया कि वो वायरस बहुत म्यूटेंट कर रहा है, तो जैसे ये जो वैक्सीन लग रहा है, क्या वायरस के हर स्ट्रेन पर ये कामयाब है? ऐसी भी एक मिथक है, ऐसी भी लोगों में सुनने मिलता है कि ये जो अपन वैक्सीन लगवा रहे हैं ये इस स्ट्रेन पे तो काम करेगा, पर अगर इसका नया म्यूटेंट आया, नया स्ट्रेन आया तो इस पे काम नहीं करेगा। स्ट्रेन्स नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे अभी डेल्टा वायरस की बात चल रही है, तो अभी तक जितने भी स्ट्रेन्स आए हैं हमको स्टडीज में यही दिखा है कि सभी स्ट्रेन्स पर हमारी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। तो वैक्सीन का असर सभी प्रकार के वायरसेस पर अभी तक तो है बराबर। साथ में सर है हमारे, कुछ ऐड करेंगे। सर जैसा कि सर ने बताया कि वैक्सीन जो है हमारे अभी तक की जितनी भी स्टडीज हमारे पास आई हैं, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास में आए हैं, उन सभी में हमने ये पाया है कि वैक्सीन जो है हमारी हर प्रकार के वेरिएंट पे अभी तक कारगर साबित हुई है। तो अभी तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसा कि अभी सर ने बताया, वास्तव में संशय की बात नहीं है, क्योंकि सर अभी WHO के प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो एक प्रश्न जो जन सामान्य में होता है वो सर से मैं जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो हमारी वैक्सीन है, चाहे इंडियन वैक्सीन हो या दूसरी वैक्सीन, इनको अभी WHO का अप्रूवल नहीं मिला है, इसको इमरजेंसी के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो इन शब्दों को हम थोड़ा सा एक सामान्य वे में जानना चाहेंगे कि WHO का अप्रूवल वैक्सीन के लिए प्लस अभी जो इमरजेंसी अप्रूवल है, इनमें क्या डिफरेंस है और इनके जो असर है, क्या उसका इन अप्रूवल से कोई संबंध है क्या? तो देखिए, कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी दवाई हो, उसको मार्केट में उतारने के लिए एक रेगुलर प्रोसीजर रहता है, एक सीरीज ऑफ स्टडीज जो है वो चलती हैं, उसके बाद में ही उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो कोविड जो है एकदम से अपने ऊपर इतना हावी हुआ, तो हमें एक वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारे जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं उनको थोड़ा सा हमने फास्ट फॉरवर्ड करके इनको अप्रूवल दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसकी क्वालिटी के साथ में या फिर जो इसकी एफिशिएंसी एफिकेसी है उसके साथ में कोई भी खिलवाड़ किया। हमने पूरी स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से चेंजेस भी हम रेगुलरली करते रहते हैं। जैसे हमने ड्यूरेशन ऑफ कोविशील्ड जो है, हमने पहले हम 28 दिन में लगा रहे थे, फिर 42 दिन किया, फिर 84 दिन किया। तो ये स्टडीज के हिसाब से हम करते हैं। जहाँ तक अप्रूवल की बात है, तो देखिए अप्रूवल तो जो है हम कोविशील्ड को मिल गया है, कोवैक्सीन अंडर प्रोसेस है। ये क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं, वो भी अपनी स्टडीज करके देखती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से वो रिलीज करते हैं। जी जी। एक सर, जैसा आपने बताया अभी एक पूरा प्रश्न है जो मैंने सुना था कहीं ना कहीं, ये मीडिया में पढ़ा था, उसको व्यंग्य के रूप में पढ़ा था मैंने, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने डाला था कि कोविशील्ड का जो ड्यूरेशन है वो पहले कम था, फिर ड्यूरेशन बढ़ाया गया और ड्यूरेशन उसको बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की कमी हो रही है इसलिए ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, या फिर इतना वैक्सीन कवर नहीं हो पा रहा है उसको लेकर ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, मतलब उसमें उसकी टाइमिंग पीरियड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? सर आपको शुरू में ही अंशुमन सर ने बताया कि हमारे जिले में, हमारे शहडोल जिले में ही 4 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और पिछले ही कुछ दिनों में जब से ये महाअभियान चल रहा है, उस एक दिन में मतलब फर्स्ट डे तो करीब 47,000 लोगों को वैक्सीन लगी थी। तो कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज है। जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेटेस्ट रिसर्च हमारे पास में आती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम गाइडलाइंस चेंज कर रहे हैं। इस पर मैं आपको बताता हूँ जी जी। कि पहली बात तो ये कोविड जो बीमारी है इसको लगभग 1 से 1.5 साल होते आ रहे हैं।
लेकिन ये ड्यूरेशन बहुत कम है, ये हमारे लिए बहुत नई बीमारी है। इसी तरीके से जो वैक्सीन भी जो हमारे पास में आ रही है वो भी हमारे लिए नई है, काफ़ी न्यू है मतलब कि। अब लगातार स्टडीज़ हमारी बीमारियों के ऊपर भी चल रही है और वैक्सीन के ऊपर भी चल रही है। तो जैसे जैसे स्टडीज़ हमारी आगे बढ़ती है, हमको जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें मिलते जाते हैं, हम उनको गाइडलाइंस में शामिल करते जाते हैं। कोविशील्ड के लिए जो कोविशील्ड का ये बिल्कुल भ्रम है कि वैक्सीन बचाने के लिए ये किया गया है। कोवैक्सीन के अगेंस्ट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन 100 गुना ज़्यादा है। हमारे ज़िले में हमने 4 लाख के करीब कोविशील्ड लगाया है, तो कोवैक्सीन जो है हमने केवल 20,000 के आसपास लगाया हुआ है। तो ये एकदम फैक्ट बात है कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, उसकी सप्लाई थोड़ा सा कम है। उसके अगेंस्ट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन कम से कम 100 गुना ज़्यादा है और उसकी सप्लाई भी ज़्यादा है। इनफैक्ट वो विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। तो इसके पीछे ड्यूरेशन बढ़ाने के पीछे जो ये तर्क दिया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये बिल्कुल खुद का किया हुआ एनालिसिस है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है और हमारे पास में अभी भी हम सबसे ज़्यादा कोविशील्ड ही लगा रहे हैं। हमारे पास लगातार जो टीका महोत्सव हो रहे हैं या टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा कोविशील्ड ही आ रहा है और पूरे स्टेट में भी यही है और साथ ही साथ पूरे कंट्री में भी सबसे ज़्यादा कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन की कमी की वजह से गाइडलाइंस चेंज हो रही है। गाइडलाइंस हमारी लगातार स्टडीज़ के आधार पे चेंज हो रही है। हमको लेटेस्ट स्टडीज़ में ये दिखा कि 28 दिन के बाद वैक्सीन लगाने की अपेक्षा 42 दिन पे वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज बनने का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता है। फिर आगे स्टडीज़ और कंटिन्यू रही और फिर हमको ये पता चला कि ड्यूरेशन अगर हम डबल कर दें 42 डेज़ का, उसको 84 डेज़ तक ले जाए, तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन और वो ज़्यादा अच्छा है बॉडी में। तो इस वजह से कोविशील्ड का 2 डोज के बीच में ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। इसमें और कोई भी कारण नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल सर। सर मैं एक क्वेश्चन ये आता है कि जी वैसे भी हमारी स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है और मेरा भी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, अब होने के कितने दिनों के बाद हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और क्या फिर उसके तुरंत बाद या कुछ समय रुकना है, कुछ अंतराल देना है, कि वैक्सीनेशन सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? और स्क्रीन पर भी एक सवाल आ रहा है कि किसी ने कहा है कि श्री राम निवास कुशवाहा जी ने पूछा है कि 14 अप्रैल 2021 को वो कोविड के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 27 अप्रैल के चेकअप के बाद कोविड पॉजिटिव था। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कब वैक्सीनेशन कराना चाहिए? तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद में हमको 12 हफ्ते यानी कि 84 डेज हमको वेट करना होता है। तो इनको अगर 27 अप्रैल को इनका कोविड डायग्नोसिस हुआ था, तो आप सिंपली 27 अप्रैल से 84 डेज काउंट कर लीजिए और उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए आ जाइए। आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, सेकेंड डोज उसके बाद आपको लेना होगा। बाय द वे यदि किसी ने जल्दी वैक्सीनेशन करवा लिया, यदि उसे नॉलेज नहीं थी इस चीज की और उसने 6 सप्ताह बाद ही करवा लिया, तो क्या उस चीज से नुकसान होगा उसे? नहीं, यहाँ पर बात नुकसान की नहीं है, यहाँ पर अधिक फायदे की बात है। नुकसान जैसा शब्द नहीं है यहाँ पर। हमको ज्यादा बेनिफिट मिलता है 84 डेज के बाद में वैक्सीनेशन करने से, बस इतनी बात है, एकदम सिंपल। बाकी नुकसान जैसे कोई बात नहीं है इसमें। नुकसान जैसे कोई इसमें नुकसान जैसे इसमें कोई भी प्रोस्पेक्टिव नहीं है, बिल्कुल। जी सर, बहुत सारे प्रश्न वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में है। तो एक टेंडेंसी हमने देखी है, आपने भी देखी है, हम सब लोगों ने, कि एक जो तंबाकू होता है, शराब होती है जिस पर स्पष्ट लिखा होता है मौत, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसी चेतावनी होती, तब भी लोग उसको बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी मोटिवेशन के खाते हैं, लगातार खाते हैं। नए नए एक्सपीरियंस को लेकर उसको शुरुआत कर देते हैं खाने के लिए। लेकिन जहां पर हम बता रहे हैं बार बार कि ये जिंदगी है, वैक्सीनेशन जिंदगी है, तो इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि जहां मौत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां जिंदगी है उसके लिए सवाल कर रहे हैं। ऐसा एक सवाल मैंने सुना था, कुछ लोगों ने, हमारे बीच में चर्चा हुई थी, छात्रों ने मुझसे पूछा था कि सर HIV पॉजिटिव है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी एंटीजन जब प्रवेश करता है
तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है। ऐसे केस में यदि हम उसको वैक्सीनेशन सेंटर पे ले जाकर वैक्सीन लगवाएं, तो वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, उस पर उसका क्या असर होगा? जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका प्रश्न सिंपल शब्दों में ये है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट को जो है हमें वैक्सीन करवाना है कि नहीं। तो हमें उसको करवाना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा मतलब अगर इनको इन्फेक्शन होगा तो फिर उसकी जो सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए इनको करवाना ज़रूरी है। जी जी, धन्यवाद। जी सर, थैंक शैलेन सर, आपका माइक। वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है, तो कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगर उन्हें, हाँ जी सर, वो पिछले वाले प्रश्न पे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ मैं। जी जी, तो कोई भी गंभीर बीमारी का मरीज है, उसको सभी को वैक्सीनेशन करवाना है। और वैक्सीनेशन कराते समय अगर उस समय पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या HIV का पेशेंट है, कोई भी किसी भी बीमारी का पेशेंट है, अगर जिस दिन वो वैक्सीनेशन कराने के लिए जाता है, सपोज कि उसका बीपी का पेशेंट है, वो डेली बीपी की टेबलेट्स खाता है, लेकिन किसी वजह से अब उसका बीपी कंट्रोल में नहीं है, वो किसी भी वजह से बीपी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 170 190 आ रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, तो अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो हम उसको वैक्सीनेशन उस समय नहीं कराएंगे, उसको मेडिकेशन पे रखेंगे और 2 दिन 3 दिन के बाद में जब वो स्टेबल हो जाएगा तो हम उसको वैक्सीनेशन कराएंगे। HIV का पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपरेंटली वो हेल्दी दिख रहा है, स्टेबल है, तो हम उसको वैक्सीनेट करेंगे, सभी को वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है जी सर। हाँ सर, ये प्रश्न ये था कि जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद में जो बुखार आ जाता है, तो बुखार के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर से जो दवाई टैबलेट दी जाती है वो उस पर काम नहीं करती है, या फिर मतलब देखा जाए तो प्रभावकारी नहीं है। तो इसमें भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जो जनता जो है मतलब मार्केट से लेके दवाई ले रही है, उनका कहना है कि ये टेबलेट काम नहीं करती, या फिर मान लेते वैक्सीन करवाने के बाद अगर बुखार नहीं आया है तो वो मान लेते वैक्सीन ने आपके ऊपर कुछ काम नहीं किया, या वैक्सीनेशन आपका फेल हो गया। तो इसमें भी कुछ फैक्ट है? इसमें आप सभी के घरों में छोटे बच्चे होंगे, वो उनका भी वैक्सीनेशन सभी आप नियमित अंतराल पे कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को अपन वैक्सीन करवाते हैं तो कभी बुखार आता है, कभी बुखार नहीं आता है। ठीक है, तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि सिंपल है, अचानक बारिश हुई, बारिश में आप परिवार सहित आए और आप सब लोग भीग गए, 2-4 दोस्त है बारिश में बाहर निकले, आप लोग भीग गए, तो हर किसी को बुखार नहीं आया, लेकिन किसी एक व्यक्ति को बुखार और सर्दी खांसी हो गई। तो वो डिपेंड करता है हर किसी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश हुई है तो बारिश का पानी सूखा था, या उसके पानी में कुछ कमजोरी थी, या कुछ है ना, या मिलावट थी। भाई मेरे पर बारिश गिरी तो वो भी वही बारिश है, मेरे मित्र के ऊपर गिर रही है बारिश तो वो भी वही बारिश है, मैं बीमार पड़ गया, ये बीमार नहीं पड़े। ठीक है, ऐसे वैक्सीन के साथ में भी है, वैक्सीन लगाने के बाद में बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होगा ही, ये डेफिनेट है। वैक्सीन लगाने के बाद में हर किसी को हल्का बुखार या शरीर में प्रतिक्रिया होनी ही है, लेकिन किसी किसी में वो प्रतिक्रिया इतनी होती है कि उसको बुखार आने लगता है, हाथ पैर दर्द होने लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में प्रतिक्रिया इतनी कम होती है और उसका ओवरऑल जो बॉडी होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो इस तरह के लक्षणों को वो महसूस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है, बाकी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आना ही चाहिए या बुखार आया तो वैक्सीन असर कर रही है, ये सारे भ्रम है। धन्यवाद। और सर जो ये टैबलेट है, जो इस अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर से जो टैबलेट दी जाती है, कुछ का कहना है कि ये टैबलेट जो है ये काम नहीं करती, आप इसके बजाय मार्केट से जो मेडिकल से लीजिए वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। तो ऐसा कुछ है कि जो ये वैक्सीनेशन वाली जो टैबलेट है, जो पैरासीटामोल टैबलेट्स होती है वो काम नहीं करती, ऐसा कुछ आप इसके बारे में बताइए। पैरासीटामोल दुनिया की सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव, सबसे कम साइड इफेक्ट वाली, सबसे इजी दवाई है। आपका कुछ हाथ पर दर्द हो रहा है,
पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो एक पैरासीटामोल ले लो, उससे रिलीफ होता ही है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पैरासीटामोल लेना कितना है। किसी का वेट है 70-80 केजीज, वो 500 mg की एक टेबलेट खाने के बाद में वो सोचता है कि 24 घंटे के लिए फ्री हो गया। ऐसा नहीं। बुखार अगर लगातार आ रहा है, दर्द अगर लगातार बना हुआ है, थकान लगातार बनी हुई है, तो आपको नियमित अंतराल में दिन में कम से कम 3 बार आपको पैरासीटामोल लेना होगा। बॉडी वेट ज्यादा है तो 650 mg तक भी आपको लेना होगा। तो और जो सरकारी दवाइयाँ आ रही है, तो बहुत अच्छी गुणवत्ता की बहुत अच्छी दवाई है। जैसे कि वैक्सीन, जितनी अच्छी वैक्सीन हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में आती है और जितना अच्छा रख रखाव हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में होता है, ये कहीं भी नहीं है। वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, लाखों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स, डिजिटल मॉनिटरिंग, मैनुअल मॉनिटरिंग, सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट सिस्टम की दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छी है। मेरे घर में मम्मी डायबिटीज की पेशेंट है, मैं बीपी की टेबलेट्स लेता हूँ। मैं सब हमारे यहाँ सरकारी दवाइयाँ हम लेते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। मेरे बैग में भी सब सरकारी दवाइयाँ हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। इसी के साथ मैं कल्याणी मैम के पास जाना चाहूंगी कि मैम, आपका सफर ये टीकाकरण के दौरान कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या क्या सभी समस्या? को नमस्कार सभी को, सभी साथियों को, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद पहले, क्योंकि सर बहुत ही अपने कीमती वक्त को निकाल के हमारे साथ में हैं। और सर का धन्यवाद इसलिए और भी ज़्यादा करना चाहूँगी कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी वैक्सीनेशन के लिए, जांच के लिए या कहीं भी टीम के लिए, तो सर ने मेरा हमेशा सहयोग किया है। और इसी कारण मैं अपने जो काम है उसको मैं आगे बढ़ा पाई हूँ। और मेरा अनुभव ऐसा रहा, जब महामारी की भयावह स्थिति बढ़ी हुई थी, बहुत संक्रमण बढ़ा हुआ था, उस समय मेडिकल कॉलेज में भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी और लोगों की स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। उस समय के अनुभव मेरे ऐसे रहे कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं क्या करूँ इनके लिए। तो जब ये हुआ कि उनको घर में रहने के आइसोलेट होने की बात हुई, मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप जितने लोगों को भी, मैंने अपने नंबर दिए, आप मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में मैंने अपने नंबर लगाए। और उसके बाद हमारी टीम, पूरी टीम वर्क होती थी, 10 लोगों की टीम है हमारी। उनके पास फ़ोन आते थे कि हम इन स्थितियों में फंसे हुए हैं, मेरे पास दवाई नहीं है, मेरे पास कोई मिलने वाला नहीं था, हमारे कोई संगी साथी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उस समय हम उनके साथ में थे। और इतनी दुखद स्थिति थी कि समझ में नहीं आता था इनका हम सहयोग कैसे करें। उस समय घर के अंदर हम जा नहीं सकते थे, हम मोबाइल के थ्रू उनकी काउंसलिंग करते थे और उनको आश्वासन दिलाते थे, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप दवाइयों को बराबर लेते रहिए, आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है आप मुझे मोबाइल के द्वारा बताइए, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे फल है, दूध है, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों को भी हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। इसमें हमारा अपना परिवार, हमारे हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे भी साथ में हमारे थे। और जितनी भी दवाइयाँ जो नहीं मिलती थी, हम कोशिश करते थे उनको बाहर से मंगवा कर भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। और लोगों की कोविड की जांचें, रिपोर्टें ऐसी चीज़ें थी जो बेचारे अगर बाहर निकलते हैं तो वो कहाँ जाएं, उनको जानकारियाँ न होने के कारण वो भ्रांतियों में रहते थे, कहाँ जाए, किससे मिले, कैसे करें। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम उनको मोबाइलों से देते थे। और उसके बाद उनकी जो ज़रूरतें थी उन तक पूरी करने के लिए हम टीम वर्क करके पूरा सब लोग उनसे लगे रहते थे। यानी कि जांच कराने के लिए भी अंशुमान सर का सहयोग मुझे बहुत मिला। उन्होंने अपनी वैन में जो हमारे विशाल सर चलते थे, वो उनके पास तक जाते थे और वहाँ जाके चेकअप करते थे। इसी बीच में हमारे बीच में स्टेट बैंक के बैंक मैनेजर जी का फ़ोन आया एक दिन। उनको लगा कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उन्होंने संपर्क किया हमसे। हमने अफसर से बात की और उनके पूरी मोबाइल टीम जो थी वहाँ जाकर उन्होंने चेकअप किया। देखा तो उनके यहाँ 7 लोग, बैंक के 7 लोग जो है कोविड के गिरफ्त में हो चुके हैं, जो उनको तुरंत चेकअप करने के बाद उनको आइसोलेट कराया गया। अब स्थिति ये हुई कि सबकी यहाँ, किसी के यहाँ कोई है, कोई नहीं है, अब कैसे करें। अब उनको उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों। हमने अस्पतालों से किट ली और किट उनके घर तक पहुँचाई, जांच की रिपोर्टें उन तक पहुँचाई और उनकी जो ज़रूरतें होती थी उनको पूरी करते थे। अब धीमे-धीमे क्या हुआ कि वैक्सीनेशन, शहरी निकाय में जागरूक लोग थे,
वो अपना वैक्सीनेशन कराने स्वयं चले जाते थे। पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिक्कत हो रही थी। लोगों को इतना भय था कि अगर हम वैक्सीन लगवाएँगे तो हम मर जाएँगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? सबसे पहला उनका यही एक मन में भ्रांति सबसे बड़ी थी कि अगर वैक्सीन लगी तो हम मर जाएँगे। क्योंकि उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखी थी, उनको लगता था कि मेडिकल कॉलेज जाने के बाद लोग बचते नहीं हैं और ये कोविड ऐसा है कि इंजेक्शन लगा नहीं कि हम मर जाएँगे। और लोगों के साथ में जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, क्योंकि वो झोला-छाप डॉक्टरों के चक्कर में आ जाते थे। उनका कहना था नहीं अस्पताल नहीं जाना, हम आपकी जो है यही दवाई कर देंगे और आप ठीक हो जाएँगे। और उसमें क्या होता था कि वो वहाँ तक डॉक्टर के पास इलाज कराते रह जाते थे और वो पुख्ता इलाज नहीं कर पाता था। जो करना चाहिए उनको वो मेडिसिन नहीं मिल पाती थी और उसमें कहीं न कहीं एक आध लोगों की ग्रामीणों की मृत्यु हो जाती थी। तो वो ग्राम वाले जितने भी थे, उनके दिमाग में सीधे यही बात आती थी, नहीं अगर हमने वैक्सीन लगवाई तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम नहीं लगवाएँगे। सीधे उनका कहना था कि हम नहीं लगवाएँगे और अगर हम लगवा भी लेते हैं तो हमारी कौन-सी आप गारंटी लें, उसके बाद ही हम वैक्सीन लगवाएँगे। क्योंकि हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारे घर का परिवार है, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या हम वैक्सीन लगवाएँगे तो आप मेरी ज़िम्मेदारी लेंगी? क्योंकि उस ग्रामीण क्षेत्रों में अपना टीम जा के पहले से ही ऐसे लोगों से मिल चुकी थी। हम गए और हमने बताया कि हम आपके बीच के ही लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षण वगैरह उनके साथ में हमने दिए थे। कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनका हमारे ऊपर विश्वास था। इस कारण हम टीकाकरण की ओर बढ़े। सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत चापा को लिया और उसमें फर्स्ट डे में हमने 275 लोगों का वैक्सीनेशन कराया और उसमें एक ग्राम कुदरी होता है, उसको मैंने कराया और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़ के उसी पंचायत के दूसरे ग्राम में कराया। तो एक दिन का जो गैप मिला, लोगों में विश्वास हो गया कि नहीं, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम सुरक्षित रहते हैं और हमको बुखार भी नहीं आता है। कुछ लोगों को बुखार भी नहीं आया तो उनको ये लगा कि नहीं, ये लोग जो कहते हैं वो गलत है और मैडम ने कहा था कि हम दवाई देंगे। मैंने पैरासिटामोल, सभी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको पैरासिटामोल ना दी गई हो और उनसे कहा था कि अगर एक पैरासिटामोल खाने के बाद, 2 पैरासिटामोल खाने के बाद आपका बुखार नहीं उतरता है, आप हमें बताएँ, हम आपके लिए डॉक्टर बुला के आपको पर्सनली उनसे मिलवा के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो लोगों को कहीं न कहीं मुझ पे विश्वास हुआ और उन्होंने वैक्सीनेशन कराना शुरू किया और इस तरह से आज हम कम से कम नहीं 8 ग्राम में वैक्सीनेशन करा चुके हैं और 12 और 15,000 के आस-पास हमारा वैक्सीनेशन हमारे द्वारा कराया जा चुका है। संस्था के द्वारा लोग जो हमारी टीम है, उनके द्वारा कराया जा चुका है। शहरी निकाय में भी हम सेंटरों में सहयोग करते हैं। जो वार्डों में लोग रहते हैं, नहीं जाते हैं, अभी भी वार्डों में भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं, जो घर में रहते हुए भी एक डर का भय बना हुआ है उनके मन में कि नहीं, अभी ये सब हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनके घर तक जाते हैं, घर-घर जाके मिल के और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और दूसरा एक जो रहता है कि जो कोविड की दवाइयाँ हैं, कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट भी मारती हैं, जिससे नपुंसकता आती है। एक ये बात भी मेरे को वहाँ फील्ड में सुनने को मिलती है। जो एक भ्रांति है और भ्रांति के कारण लोगों के मन में रहता है कि नई पीढ़ी जो रहती है, कहती है वो ज़्यादा आगे नहीं आई। जब उनकी भ्रांतियों को हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मिल के, टीम के साथ मिल के उनकी भ्रांतियों को दूर किया, आज हमको देखने को मिल रहा है 18 प्लस वाले हमारे सामने ज़्यादा हैं और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, बल्कि शहरी निकाय की। एक-एक दिन में हमने 300, 400, 500, 650 तक भी मैंने वैक्सीनेशन कराया है। ये मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी सहभागिता इनके साथ में निभा पाई और उनकी भ्रांतियों को दूर करने सबसे ज़्यादा झोला-छाप डॉक्टरों का इसमें सहभागिता रही है, जिन्होंने एक जिनको टाइफाइड हुआ था, उनको भी बताया कि आपको कोविड हुआ है और उनका इलाज करते रहे और इलाज पुख्ता ना होने के कारण उनको जो है, जो उनकी मृत्यु हुई है, वो लोगों के लिए एक दुखद परिणाम हुआ था। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के बाद जब उनको समझ में आया कि नहीं, ये जीवनदायिनी है, हमारे जो वैक्सीनेशन कराने से हमको फ़ायदा है और जो हमारे शारीरिक क्षमता है हमारी बढ़ती है, हमको कहीं मज़दूरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी या जो बुखार आना ही ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, साथ में अपने माता-पिता को लाए और अपनी पत्नी को लाए, और पत्नी को लाने के बाद उन्होंने अपने लोगों साथ में जो और उनके 2 मित्र लोग थे, उनको भी लाके वैक्सीनेशन कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, क्योंकि मैंने उनके साथ में 2008 बिल्कुल से मैडम, काम किया है। आपके समझाने का और ये असर हुआ कि ये भ्रांतियां कम से कम दूर हुई और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो पाया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फीड कराने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन सेफ है और वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं क्या? डेफिनेटली वैक्सीनेशन उनके लिए सेफ है। आपका जो प्रश्न है धात्री माताओं के लिए जो स्तनपान करा रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए गाइडलाइंस जो नई आई है उसके अंतर्गत हम उनको वैक्सीनेशन करा सकते हैं। शुरुआती गाइडलाइंस में हमारे पास स्टडीज कम थी, इसलिए हमने उनको वैक्सीनेशन से दूर रखा था, परंतु विगत 1 माह में जो नवीनतम गाइडलाइंस आई है उसके अंतर्गत हम धात्री माताओं को जो स्तनपान करा रही है, चाहे उनका बच्चा 6 महीने का हो, 15 दिन का हो या 1 साल का, 2 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहली बात उनको वैक्सीनेट करवाना है, और दूसरी बात वैक्सीनेट करवाने के बाद ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालनी है कि अब वैक्सीन लिया है तो हम 2 दिन तक स्तनपान नहीं कराएंगे या 6 घंटे तक नहीं कराएंगे या 24 घंटे तक नहीं कराएंगे। ये सब उनके मन की धारणाएं हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी गाइडलाइंस नहीं है। आप वैक्सीनेशन करवाइए उनको, और वैक्सीनेशन कराने के तुरंत बाद भी माता जो है बच्चे को स्तनपान करा सकती है। जी पाटीदार सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कार्यक्रम का वास्तव में उद्देश्य भी यही है। हम शिक्षकों का समूह है, तो छात्र हमारे आने वाले देश के नागरिक है, हम उन तक बातें पहुंचाते हैं, छात्र अपने परिवार में बातों को पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न जो उठ रहे थे, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक्सपर्ट के साथ उन प्रश्नों को शेयर किया और उनके जवाब हमें मिले। निश्चित रूप से जब भी कोई भ्रांति का आप शिकार हो तो पहले तो उस भ्रांति को फॉरवर्ड न करें सोशल मीडिया पर। साथ ही हर जिला स्तर पर अधिकृत जो अमला है, अधिकृत चिकित्सक है, डॉक्टर है और हॉस्पिटल्स है, वहां पर जाएं और अपने शंका को स्पष्ट रूप से खुले मन से डॉक्टर के सामने रखें, तो आपको वह भी स्थानीय स्तर पर आपकी शंका का समाधान करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत सारी जो मन में उठने वाले प्रश्न के जवाब हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं हमारी टीम की तरफ से डॉक्टर महोदय, कल्याणी मैडम और जो हमारे जस्ट वेट सर, एक क्वेश्चन जो मेरे परिवार में मेरी मदर इन लॉ का है कि डॉक्टर साहब आपके लिए है वो कि एक्चुअली उनके आस पड़ोस में 2 या 3 महिलाओं के साथ में ये घटना हुई कि जब उन्होंने वैक्सीन लगवाया उसके बाद उनको जो फीवर आया, वो फीवर उनका कंटिन्यूअसली रहा, उतरा ही नहीं। उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गए और कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनकी काफी कंडीशन बिगड़ गई। तो उनके मन में ये जो एक चल रहा था कि ये चीज वैक्सीनेशन को लेकर के बिगड़ गई, तो क्या ऐसी स्थिति कभी कभी वैक्सीनेशन के साथ में पॉसिबल थी? क्या वैक्सीनेशन को लेकर के कोरोना हुआ या वैक्सीनेशन के जस्ट बाद वो इन्फेक्टेड हो गई? तो ये एक बना हुआ है भ्रांति, और ये सवाल मेरे मन में भी था क्योंकि मैंने अपने आंखों से उनको बीमार होते देखा है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास की बात रही होगी। जी जी जी। जब वैक्सीनेशन हमारा लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को, उस समय में कोविड की फर्स्ट वेव जो है वो कंट्रोल हो गई थी और हमारे पास में कोविड के केसेस नहीं थे। नेक्स्ट जो सेकेंड वेव है, जो कि फर्स्ट वेव से कम 10 गुना ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा वेरुलेंस थी, उसमें इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा था, लोगों को संक्रमित करने की दर बहुत ज़्यादा थी। उस दौरान जो है लगभग ये मार्च एंडिंग से लेकर के अप्रैल की बात है जहाँ तक मुझे लगता है। उस दौरान जो है वैक्सीन जो है 45 प्लस की और 60 प्लस की कैटेगरी में ओपन हुआ था लोगों के लिए। तो वैक्सीनेशन कराने के लिए जब लोग जा रहे थे और तो उस समय जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क को लेकर के लोग असतर्क हो गए थे।
और सैनिटाइजेशन, मास्क सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे थे। वैक्सीनेशन कराने के लिए जो लोग बाग बाहर आ रहे थे और वहाँ क्योंकि संक्रमण ऑलरेडी फैला हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ मैं। जी। जैसे सर बता रहे थे मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। जी तो उस सर, दौरान क्या था कि मैं- एक जो है जिम्मेदारीपूर्ण रवैया जो था वो हम लोगों ने अपनाया बस नहीं मिनट था। से लोगों में ऐसा था कि मास्क नहीं मैं पहन रहे 10 थे। मिनट्स आपने के भी अंदर देखा निकल होगा, के न्यूज़ आता भी काफी सारी चली थी कि इवन वैक्सीनेशन साइट पे भी लोग आते थे तो जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे भी मेंटेन नहीं करते थे और मास्क भी नहीं लगा के आते थे। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इससे कारण पहले रहा, देखो एक जब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा कि लोगों को वहाँ पे भी इन्फेक्शन जो है उस दौरान इन्फेक्शन बहुत हुआ। और क्योंकि इन्फेक्शन रेट जो था, पॉजिटिविटी रेट जो था वो भी थोड़ा उस टाइम बढ़ा हुआ था। सर कंटिन्यू करेंगे सर। तो मैं वही आपको बता रहा था कि वैक्सीनेशन कराने के पहले हो सकता है कि इंक्यूबेशन पीरियड एक टर्म यूज करते हैं हम। इन्फेक्शन होने के बाद में बीमारी और जो सिम्टम्स है वो कब आपके शरीर में उभर के आते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक है। हो सकता है कि डे 1 पे जिस दिन वो वैक्सीनेशन कराने आए हैं उसके 2 या 3 दिन पहले उनको इन्फेक्शन या वायरस उनके शरीर में, बॉडी में इंट्रोड्यूस हो चुका था। वैक्सीनेशन कराने के बाद साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन का जो फीवर है उसके साथ साथ उसको कोविड का फीवर भी आया और वो लंबे समय तक कंटिन्यू कर गया। लोगों से लापरवाही ये हो गई कि बुखार, वैक्सीनेशन के बाद बुखार यूजुअली 1 या 2 दिन होता है, लेकिन वो 3 से 4 दिन तक भी बुखार चला। तो गलतफहमी में लोगों ने जांच नहीं कराई और जांच जो है लगातार 5, 6, 7 दिन, 8 दिन हो गए, उसके बाद में कोविड की जांच कराई। तो ये गलती हुई है फील्ड में। और जी। मुद्दे की बात यही है कि उस दौरान इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ था। उस दौरान जो है कोविड का इन्फेक्शन वैक्सीनेशन के बाद आने वाले फीवर के साथ में कॉम्प्लिकेट कर गया, गलतफहमी हो गई। वैक्सीन में जो वायरस होता है वो उस वायरस में मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती नहीं है। तो वैक्सीन की वजह से कभी भी किसी को कोविड हो ही नहीं सकता। और भी हमारे पास में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, जैसे पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है, डिप्थीरिया, गलघोटू, काली खांसी, मीजल्स, रूबेला, बहुत सारी बीमारियों के हम वैक्सीन लगाते हैं। अभी तक की स्टडीज में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद में उसको वो पर्टिकुलर बीमारी हुई। जी। धन्यवाद सर, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई और आज आपके साथ में बहुत सारे दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनकी में मन की भ्रांतियां दूर हुई। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सफल हुआ आज आपसे इन सब चीजों को जानकर। ओम प्रकाश सर। जैसा कि अभी अब तक की चर्चा में लोगों के मन की बहुत सारी भ्रांतियों को हमने दूर करने का प्रयास किया है और इसी प्रयास में हमारा साथ देने के लिए हम डॉक्टर साहब और कल्याणी मैडम की और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया आपने। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि जब भी हमें ऐसी आवश्यकता लगे कि हमारे माध्यम से हमारे बच्चों तक ये संदेश, आपका संदेश या यूं कहें कि जनमानस का संदेश उन तक हम पहुंचाएं और पहुंचाने के लिए आपसे आग्रह करें तो आप हमें थोड़ा सा समय निकाल कर समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।